नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार कांग्रेस सांसद देवेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया कि बिहार में कांग्रेस ड्राइवरिंग सीट पर है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि महागठबंधन में और उसके घटक दलों के साथ क्या सीट शेयरिंग पर मुद्दा जो है वो सॉल्व हो गया या फिर नहीं, इस विषय पर बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार के एक एमएलसी का मुलाकात होता है, उसके पीछे की राजनीति क्या रहती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सियासत चल रही है, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दावा किया कि कांग्रेस ड्राइवरिंग सीट पर है बिहार में और कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अगली सरकार में। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव को मानने को तैयार नहीं। आज ही आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने भी कह दिया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही महागठबंधन में मुकेश सहनी खुद ही ऐलान कर देते कि वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री। मुकेश सहनी के ऐलान के बाद ही काफी नहीं है साथियों, इसके साथ ही मुकेश सहनी ने एक और बड़ा दाव खेल लिया। वो दाव ये था कि मुकेश सहनी ने कह दिया हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, यानी 7 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है और जो कि महागठबंधन में एक बड़ा भूचाल ला सकता है, क्योंकि जो संभावना ही जताई जा रही है जो महागठबंधन में की सीट शेयरिंग होगी उसमें तेजस्वी यादव 135 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं। मुकेश सहनी को 15 से 20 सीटें दिया जा सकता है। इसके अलावा जो वामपंथ है उसे कुछ सीटें बढ़ाया जा सकता है, 30 सीटें दिया जा सकता है और कांग्रेस की सीटों की संख्या 50 या उससे कम हो सकती है। कांग्रेस को पिछली बार जैसी 70 सीट देने के मूड में आरजेडी नहीं है, क्योंकि आरजेडी को ऐसा लगता है कांग्रेस की वजह से ही पिछली बार महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 12 जून को जो बैठक हुई महागठबंधन की, उस बैठक में तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि सभी पार्टी अपने अपने पसंदीदा सीटों का नाम लिख कर दे, अगली बैठक में उस पर डिस्कस किया जाएगा। यानी अगली बैठक में हो सकता है कि सीट सेलिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आरजेडी 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी इस बार सरकार में आना चाहती है और साथ में आरजेडी ने एक और खास फॉर्मूला तैयार किया कि जहां जहां से नीतीश कुमार लड़ेंगे वहां आरजेडी चुनाव लड़ेगी। यानी टोटल 95 सीट ऐसे हैं जहां नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। नीतीश कुमार को गठबंधन में 102-103 सीटें मिलेगी, तो उसमें 95 सीट ऐसे हैं जहां आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी लड़ाई होगी। और इसके पीछे का एक सिंपल गणित है कि आगे की परिस्थिति में अगर ऐसा परिस्थिति हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश करे, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला का मतलब है बिहार का मुख्यमंत्री बदलना चाहे, और उस परिस्थिति में आरजेडी और जेडीयू इतना मजबूत रहे कि दोनों साथ मिलकर सरकार बना सके, यानी पलटा पलटी का खेल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मिशन 95 की तैयारी हो चुकी है। और इन 95 सीटों पर या तो जेडीयू जीतेगा या फिर इन 95 सीटों पर आरजेडी जीतेगा। यानी इन्हीं दोनों के पास ये सीटें आएगी और इससे सीधे तौर पर असर किस पर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी पर। असर किस पर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन भाजपा ने भी एक प्लान तैयार किया कि 101 सीटों पर भाजपा खुद लड़ेगी, 30 सीटों पर चिराग लड़ेगी और 10 सीटें हम लड़ेगी। टोटल मिला दे और इसके अलावा कुशवाहा की सीटों को मिला दे तो टोटल 140-145 सीटें हैं। उन तमाम सीटों पर जो है ये तीनों मिलकर इतनी सीटें लाना चाहते, ये तीनों जो एनडीए के घटक दल है इतनी सीटें लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 80-90 सीटें लाए तो आसानी से सरकार बना ले और नीतीश कुमार की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन नीतीश भी बहुत चालाक है, नीतीश ने भी खेल रच दिया। भतीजे के साथ मिलकर गठबंधन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होगा, गठबंधन अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। नीतीश और लालू ने एक ऐसा प्लान बना दिया कि किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपना ना सके। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से कम सीटें मिले और भाजपा की सीटों की संख्या 50 से कम हो जाए, इसके लिए भी जेडीयू ने खास रणनीति तैयार कर लिया है। और उस खास रणनीति के जरिए जेडीयू हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। पिछली बार जो चिराग पासवान के जरिए जेडीयू की सीटों को नुकसान पहुंचाया गया, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। और जिस प्रकार की प्लानिंग जनता दल यूनाइटेड ने तैयार किया है उससे तो स्पष्ट समझ में आता है साथियों कि आने वाला समय में बिहार की राजनीति में बेहद ही तूफान आने वाला है। और साथ में आपको ये बता देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के औपचारिक तौर पे मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार बने, इसके लिए भी जेडीयू
दबाव बना रहा है, जनता दल यूनाइटेड दबाव बना रहा है। जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों की संख्या पिछली बार से बढ़े और सीटें कितनी बढ़े, 80 या 70 सीटें हो जाए, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है अपना जो है उत्तराधिकारी तय कर, उसके बाद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और निशांत भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक प्लानिंग तैयार कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल उस परिस्थिति में आ जाए कि राष्ट्रीय जनता दल अकेले दम पर ही सरकार बनाने की स्थिति में रहे और राष्ट्रीय जनता दल भी इस बार सरकार बनाना चाह रही है। 20 सालों से आरजेडी सत्ता से दूर है, 20 सालों का वो सूखा आरजेडी इस बार समाप्त करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ अप्रत्यक्ष गठबंधन कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों की एक ही कोशिश है कि कभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना बन सके। राष्ट्रीय जनता दल को यह जिम्मेदारी मिला है कि बिहार में कांग्रेस मजबूत ना हो सके, तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेदारी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इतना मजबूत ना हो जाए कि वो अपना मुख्यमंत्री बना दे। जो 2020 में हुआ, उन गलतियों से नीतीश कुमार भी सीख चुके हैं, उन गलतियों से लालू प्रसाद यादव भी सीख चुके हैं। दोनों ने तय कर लिया कि दोनों का लक्ष्य एकमात्र है कि बिहार में आरएसएस का कोई मुख्यमंत्री ना बने। दोनों का लक्ष्य एक है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ना बन सके और दोनों का प्लान भी इस विषय पर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सीट सेलिंग का मुद्दा है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक महागठबंधन में आप समझ लीजिए कि क्लियर हो जाएगा कि किसे कितना सीट मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस वक्त कुछ दल ऐसी है जो इस पार से उस पार जाएंगे और उस पार से भी कुछ दल इधर आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत चल रही है और ऐसी परिस्थिति बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सीएम चेहरे का ऐलान औपचारिक तौर पर ना करे, तो वो भी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार ही सीएम चेहरा तेजस्वी यादव को बनने नहीं दे रही है। खबर यह है कि बैकडोर कांग्रेस पार्टी से भी नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है। जुलाई अगस्त तक काफी कुछ साफ हो जाएगा कि नीतीश उधर ही रहेंगे या नीतीश इधर आएंगे। लेकिन इसके साथ एक और प्लानिंग चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड उस स्थिति में रहे कि आगे ऐसी परिस्थिति बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे, तो उस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड रहे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना बन सके और राष्ट्रीय जनता दल के पास भी इतनी सीटें रहे कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड मिलकर बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार बना सके और उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल ना रहे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कोई आरएसएस का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए नीतीश लगातार दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही बताते चले कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बड़ा हमला किया। कहा कि इस बार भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और ये भी कह दिया कि 2015, 2020, 2010 और 2005 में जैसी परिस्थिति थी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी प्रकार से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे उन्होंने लंबा कहा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का विषय है वो आखिर फंस कहा रहा है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिले। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छी नहीं थी, तो कांग्रेस कहती है कि लोकसभा का देखिए, लोकसभा में आपने जितनी सीटें दी उन तमाम सीटों को देखिए, उसमें कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 33% रहा है। पप्पू यादव को जोड़ दे तो ये स्ट्राइक रेट और बढ़ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर था, इसी आधार पे आप सीट का बंटवारा कीजिए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था उस आधार पर सीट शेयरिंग हो तो कांग्रेस को कम से कम आरजेडी जितनी सीटों पर लड़ेगी उसका आधा सीट देना पड़ेगा, और ये संभव नहीं क्योंकि आरजेडी ने खुद 135 सीटों पर लड़ने का तैयारी कर लिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के पद पर सहमत नहीं हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले महागठबंधन में इस समय मुकेश सहनी है। वैसे मुकेश सहनी का भरोसा नहीं कब उधर चले जाएंगे, लेकिन मुकेश सहनी ने एक बात महत्वपूर्ण कह दिया कि हमारी पार्टी के
इंटरनल मांग है, यानी पार्टी के अंदर की मांग है कि हमें 60 सीटों पर लड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस बात से ही कहना चाह रहे हैं, पार्टी के अंदर की मांग है लेकिन हम 10-20 सीटों पर भी सहमत हो जाएंगे, बस वो डिप्टी सीएम वाला जो पद है वो मिल जाए, यानी सरकार बनने के बाद मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिल जाए। उसके बाद मुकेश सहनी जो है वो 20 सीटों पर भी सर्टिफाइड हो जाएंगे। और दूसरी बात जो अंदरूनी सूत्रों से पता चला, मुकेश सहनी चाहते हैं कि उन्हें उनकी मनपसंद सीटें मिले और उसके बाद मुकेश सहनी 15 सीटों पर भी तैयार हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि हमें अपनी पसंद की सीटें दे दिया जाए, और इस बात को तेजस्वी यादव भी शायद स्वीकार कर ले और तेजस्वी यादव उन सीटों को दे दे जहां मलाल जाति की आबादी ज्यादा है। और इस आधार पर ही मुकेश सहनी को, मलाल जाति की आबादी ज्यादा है, वहां तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं सीट दे सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी भरोसे वाले इंसान नहीं है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव को तेजस्वी के साथ लड़े थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले वो क्या करते हैं, गठबंधन को बदल लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या एक बार फिर से मुकेश सहनी वही करने जा रहे हैं, या मुकेश सहनी इस बार वो नहीं करने जा। उधर भाजपा की तरफ से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की बैठक पर लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये ठग गठबंधन है और इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, घमंड से भरी पड़ी है। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आपको ये सारे बातें सुनने के बाद लग रहा होगा कि हम लोकसभा चुनाव का एनालिसिस तो नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये लोकसभा चुनाव का एनालिसिस नहीं है, विधानसभा चुनाव का ही एनालिसिस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे बातें जो लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के लिए कहा था, वही बातें अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। लेकिन तमाम बातों के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये हमें कमेंट में बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।